नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपके फीड में एक शख्स का नाम जरूर आया होगा। ये शख्स आज सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है क्योंकि इनके कारनामे ने सबको चौंका कर रखा है। ये शख्स मुजफ्फरनगर के फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं। इनका नाम रवि कुमार दिवाकर है और इन्होंने अपने फैसलों से एक खास रिकॉर्ड बनाया है। नवंबर 2025 में मुजफ्फरनगर में पदभार संभालने के बाद इन्होंने अब तक 9 मामलों में 22 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इन मामलों में हत्या, लूट के बाद हत्या और ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की हत्या जैसे बेहद गंभीर अपराध शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम फांसी की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें फांसी को बेहद दर्दनाक, अमानवीय और क्रूर बताया गया है। वकील ऋषि मल्होत्रा की ओर से ये याचिका दायर की गई है। इस याचिका में उन्होंने कहा है कि फांसी बेहद दर्दनाक, अमानवीय और क्रूर है। उन्होंने याचिका के जरिए मांग की है कि सीआरपीसी की धारा 354(5) के तहत फांसी की सजा को असंवैधानिक घोषित किया जाए और सम्मान के साथ मरने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि फांसी के बाद मौत घोषित करने में लगभग 40 मिनट लगते हैं, जबकि गोली मारने या जानलेवा इंजेक्शन देने से ये प्रक्रिया लगभग 5 मिनट में पूरी हो जाती है। मल्होत्रा ने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि जहां मौत की सजा दी जाती है वहां उसे इस तरह के अमल में लाया जाना चाहिए जिससे कम से कम तकलीफ हो। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि फांसी की बजाय दूसरे तरीकों जैसे कि जहरीला इंजेक्शन, गोली मारना, बिजली का झटका देना या फिर गैस चैम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें दोषी की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के जरिए मौत की सजा की जगह कम दर्दनाक तरीकों जैसे कि जहरीला इंजेक्शन देने को अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देकर मौत की सजा देने के संवैधानिक आधार को सही ठहराया और साफ किया कि फिलहाल देश में सजा ए मौत के लिए फांसी का तरीका ही जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले के 3 फैसलों को बड़ी बेंच के पास भेजने की याचिका भी खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के 3 फैसलों को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। हालांकि बेंच ने कहा कि ऐसा करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका फैसला इस विषय पर अंतिम नहीं है जो अगर मौत की सजा देने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में ठोस वैज्ञानिक सबूत पेश किए जाते हैं तो भविष्य में इस मामले पर फिर से विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस रिट याचिका को खारिज करने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक जांच का रास्ता बंद हो गया है। अगर कोई ठोस वैज्ञानिक, मेडिकल या फिर अनुभव आधारित सबूत सामने आते हैं जिनसे ये साबित हो कि इस मामले में फैसला जिस तथ्यात्मक और वैज्ञानिक आधार पर लिया गया था वो बाद की घटनाओं की वजह से काफ़ी हद तक बदल गया है, तो भविष्य में संवैधानिक जाँच हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो मौत की सजा देने के वैकल्पिक तरीकों की व्यापक समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बना सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो अब आते हैं केंद्र सरकार की दलील पर। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने पहले अदालत को बताया था कि सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। 15 अक्टूबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि केंद्र सरकार इस प्रथा को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि दोषियों को फांसी या जहरीला इंजेक्शन यानी कि लीथल इंजेक्शन में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए, लेकिन केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। तो फांसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई। कहा गया कि मौत के मामले में फांसी को स्वीकार किया जा सकता है। आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रतीक त्यागी जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रतीक त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। नमस्कार। प्रतीक जी, आज हम बात कर रहे हैं फांसी को लेकर। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की गई है और
फांसी को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, कहा गया था कि फांसी काफ़ी दर्दनाक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी आकाश जी, 2017 में एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और ये निवेदन किया गया था कि याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि फांसी की जो सजा है उसमें जो फांसी देने का प्रावधान है वो बहुत ही क्रूर है, और इस पे कोई अल्टरनेट तरीका हमें अपनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रेयर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद में इसे रिजर्व किया और आज उसमें फैसला सुनाया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख एकदम क्लियर किया कि फांसी की जो सजा है वो बरकरार रखी जाएगी। इसके अलावा अगर सरकार चाहे तो वो अपना रुख क्लियर कर सकती है इसमें, या इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकती है एक समिति बनाकर। तो इस तरह की तमाम चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंट रखे, और पूर्व में भी हम लोगों ने काफी चीजें देखी हैं। जो फांसी की सजा है वो ऐसा नहीं है आकाश जी कि किसी छोटी मोटी सजाओं में वो सजा दी जाती है। और जहां तक क्रूरता की बात है तो ये अपराधी ऐसा नहीं है कि समाज में बहुत अच्छा काम करके सजा को पाते हैं। इनके भी अपराध बहुत जघन्य रहते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आते हैं। बहुत क्रूर काम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक 3 अदालतों का मुंह देखने के बाद इनको ये सजा मिलती है आकाश जी। प्रतीक जी, अगर बात करें विदेश की, तो विदेश में मौत की सजा जो दी जाती है, फांसी के अलावा भी कई तरह के प्रावधान है। क्या भारत में भी उस तरह के प्रावधान है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रावधान है। हमारे यहाँ भी हर सजा के लिए अलग प्रावधान है। जहाँ कोर्ट को लगता है वहाँ आजीवन कारावास का भी प्रावधान है, वहाँ लिमिटेड पीरियड का भी प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन जब कैपिटल पनिशमेंट की बात आती है तो अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों के साथ, तो इससे भी क्रूर जो है सजाएं हैं जो हमारे देश में हैं, इससे कहीं ज्यादा जघन्य सजाएं उन देश में मिलती हैं। तो फांसी की सजा हमारे यहाँ आज से नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है, और बहुत सारे देशों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ, इससे ज्यादा क्रूर हो सकता है तो उसके लिए भी काम करें। जैसे आपने पीछे देखा होगा तमाम तरह के मुकदमे हुए। रिसेंटली हमने निर्भया का केस देखा, उसी की तरह बंगाल में एक केस हमने अभी देखा, और तमाम तरह के केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में टिप्पणियां की कि इससे इस अपराध में इससे भी ज्यादा अगर सजा का प्रावधान होता तो हम शायद उसी को सुनाते। आकाश जी। प्रतीक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो याचिकाकर्ता ने जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जहरीला इंजेक्शन दे दें या फिर गोली मार दें। अगर इन चीज़ों को अगर अपनाया जाए तो क्या कानून में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, ये बदलाव इस तरह से संभव नहीं है। ये बाकायदा संसद से ही पारित हो सकता है। इसीलिए कोर्ट ने सरकार की तरफ इशारा किया कि सरकार इसमें और अल्टरनेटिव चाहे तो उस पर काम कर सकती है और तरह के रास्ते सजा के देख सकती है। लेकिन जहां तक बात है मौत की सजा की, तो गोली मारना या गोली खिलाना या किसी और तरह के अपराध, तो जब बात मृत्यु की आती है तो मुझे नहीं लगता कोई भी उसके लिए हंसते हंसते राजी हो जाएगा। सारे ही तरीके अपने आप में क्रूर हैं। ऐसा नहीं है कि मौत के लिए कोई खुशी खुशी तैयार हो जाता है। आकाश जी। प्रतीक जी, जैसे अगर किसी मुजरिम को अगर फांसी की सजा दी जाती है तो क्या जो मुजरिम है उसके पास भी कोई मानवाधिकार रहता है अपनी बात रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन रहता है। और राष्ट्रपति के सामने हमने सभी में देखा, याकूब मेनन में देखा, रात को कोर्ट खुलती है और राष्ट्रपति के पास भी जाते हैं। तमाम ऐसी याचिकाएं देखी और लगभग सभी याची उनको सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा के बाद में वो राष्ट्रपति के बाद में पास जाते हैं अपनी सजा को कम कराने के लिए। तो ये प्रावधान भी पहले से ही है और तमाम मुकदमों में देखा भी गया कि राष्ट्रपति ने उसको तमाम विचार के बाद में वो सजाएं कम भी करी हैं और वापस एज इट इज भी रखी हैं। वो जो मुजरिम जो राष्ट्रपति के पास जाता है तो किस आधार पर वो जा सकता है? उनके लिए क्या कहते हैं, माफी के तौर पे, केवल सहानुभूति के तौर पे वो जा सकते हैं और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। तो अगर भारत में अगर विदेशों की तरह अगर कोई उपाय अगर अपनाया जाए तो क्या कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं? व्यवहारिक दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां अपराध की बात होती है आकाश जी, मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि ये जो अपराधी हैं ये ऐसा नहीं है कि समाज में कोई बहुत अच्छा काम करने के बाद इन्हें बहुत कोर्ट को बड़ा, न्यायालय को बड़ा सोचना पड़ता है किसी को फांसी की सजा सुनाने के लिए। और फांसी की सजा तभी सुनाई जाती है
जब किसी अपराधी ने इतना बड़ा काम किया हो, इतना जघन्य अपराध किया हो, अगर मैं आपको लिस्ट गिनाऊं 2007 से लेकर आज तक की, तो 20 मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी होगी, उससे भी ज्यादा, और वो सभी अपराध जघन्य थे। अगर आप अजमल कसाब की बात करेंगे तो क्या वो जघन्य अपराध नहीं था? निर्भया कांड तो हमारे सबके सामने की बात है, और इस तरह के तमाम अतबीर का एक जजमेंट था, ठीक है, शबनम करके था, उसने घर के 7 लोगों को मारा, तो बहुत ही जघन्य अपराध के बाद ये सजा होती है, तो उसके लिए सजा शायद कम है आकाश जी। हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वैसे जघन्य अपराध हैं जिस पर फांसी की सजा सुनिश्चित की जाती है? जी देखिए, मर्डर के लिए हमारे यहाँ अगर सामान्य कैटेगरी में देखा जाए, किसी ने किसी को गोली मारी और सामान्य तरीके से वो व्यक्ति मर गया, तो इसमें ज्यादातर अदालतों का रुख रहता है कि वो आजीवन कारावास तक की सजा दें कि आपने किसी को मार दिया, और उसके लिए फांसी की सजा पे बहुत कम जाते हैं। लेकिन क्रूरता, जहां मैं फिर से अगर निर्भया केस की बात करूं, क्रूरता की बात जहां आती है, उस बालिका के साथ में जो चीजें हुई, एक सामूहिक बलात्कार अपनी जगह था, उसके साथ उसके बॉडी पार्ट्स के साथ जो जघन्य काम किए गए, और वो एक जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है। या किसी को मारना और फिर उसको तड़पा के मारना, या मारने के बाद भी एक केस आया जिसमें चाकुओं से वार किया गया, और तब तक किया गया जब तक वो मर नहीं गया, और मरने के बाद भी चाकुओं से वार किया गया, मल्टीपल इंजरी वुंड्स पाए गए बॉडीज पे, तो ये सब क्रूरता की निशानी में आते हैं आकाश जी। आप किस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से अगर कोई अपराध करता है और फांसी की सजा दी जाती है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है? आकाश जी, ये मेरे और आपके देखने का विषय नहीं है, एक कानूनी प्रावधान है जो हमारे देश में संविधान के हिसाब से चीजें बनी हुई हैं और कानून में आधारित की गई हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सोचने के बाद में और लंबे समय से लागू, ऐसा नहीं है कि फांसी की सजा को हमारे देश में आज ही लागू किया गया है। ये एक जजमेंट अभी आया है, इससे पहले तमाम जजमेंट आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत सोचने की बात है। बहुत ही सोच समझने के बाद में इसमें एक लंबी समितियां बनती हैं, सालों विचार होता है, तब जाके कोई कानून तैयार होता है, फिर वो संसद से पारित होता है, और उसके बाद भी अगर उसमें कोई कमियां हो तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उन कानूनों को चैलेंज किया जाता है, उसमें भी बदलाव होते हैं, काफी बार हुए हैं, तो इसमें हमारी टिप्पणी का कोई बहुत विषय बनता है नहीं। चलिए, फांसी की सजा किस तरह दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इस पर हम और भी बातचीत करेंगे। प्रतीक जी, आप लाइव पे बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से वापस लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फांसी को लेकर जो सुनवाई हुई है, और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जो फांसी को लेकर जो नियम है उस पर बदलाव नहीं किया जा सकता। हमारे साथ प्रतीक त्यागी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रतीक जी, हम जानना चाहेंगे कि जो मुजरिम होता है, मुजरिम को जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, क्या वो मुजरिम अपने स्तर से बात रख सकता है कि उसे कम पेनफुल सज़ा दी जाए? अगर जी आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे? प्रतीक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई मुजरिम होता है, उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है, तो क्या वो अपनी बात रख सकता है और ये कह सकता है कि वो उसे कम दर्द वाली सजा दी जाए? बिल्कुल, उनके अधिवक्ता कोर्ट में रहते हैं और वो इस प्रेयर को करते हैं, ऐसा नहीं है, और वो भी, उसके पास भी पूरा मौका रहता है जेल से अपनी चिट्ठियां कोर्ट को लिखने का। तमाम लोग लिखते भी हैं, ऐसा नहीं है, सब अपनी प्रेयर करते हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ी है कोर्टों ने उनसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू और तमाम तरह की उनकी याचनाएं सुनने का काम किया है पूर्व में भी। तो सबके पास अधिकार तो है ही। हमारे संविधान की बात जहां तक अगर मैं आकाश जी करूं तो अधिकारों से ही भरा हुआ है। दायित्वों की अगर बात आती है तो आप पूरा संविधान देखेंगे आकाश जी, तो केवल एक पेज के दायित्व हमारे संविधान में आते हैं, और उसके अलावा अगर अधिकारों की बात करें तो बड़ी बड़ी कमेंट्रियां, बड़ी बड़ी किताबें संविधान के अधिकारों से भरी हुई हैं। तो अधिकार तो उनको है ही है, वो जाते भी हैं और जा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है आकाश जी। याचिकाकर्ता ने एक इंजेक्शन की भी बात करी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फांसी के अलावा कोई भी और भी प्रावधान है जिससे मौत की सजा दी जा सकती है? जी प्लीज फिर से दोहराएंगे। जैसा कि याचिकाकर्ता ने इंजेक्शन देने की बात कही है, गोली मारने की बात
कही है, तो हम गोली ये जानना चलाने की चाहेंगे बात कही कि आकाश जी, मैं उसको फांसी ठीक के कर दूं। अलावा मौत की सजा किसी और भी कोई और भी प्रावधान है जिससे मौत की सजा दी जा सकती है? नहीं, हमारे यहाँ फांसी की सजा का ही प्रावधान है। मौत, जहाँ तक मौत की बात आती है, और गोली मारने की नहीं आकाश जी, शायद वो गलत आपने सुना, वो इंजेक्शन देना या गोली खिलाना, मतलब मेडिकेटेड तरीके से, अगर उसमें कोई तरीका है तो उस पे वो प्रेयर की गई थी कि मेडिकली हम उसको किसी तरीके से कोई काम कर सकते हैं कि मृत्यु भी हो जाए और किसी को दर्द भी ना हो। याचिकाकर्ता ने दरअसल अपने जो याचिका है, याचिका में उन्होंने समय का जिक्र करा है। उन्होंने कहा है कि फांसी दी जाती है और फांसी के बाद जो मौत होती है उसमें 40 मिनट का समय लगता है, तो अगर वो इंजेक्शन दे दिया जाए, जहरीला इंजेक्शन, या फिर गोली मार दी जाए, तो ये 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है। हाँ, जाहिर है दोनों तरीके अलग हैं इंजेक्शन से, और इस पे सोचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया आकाश जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समिति बनाकर सरकार इस पे विचार कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पे अभी कोई निर्णय देने से मना किया आकाश जी। अच्छा, वही केंद्र सरकार पर आएंगे। केंद्र सरकार किस तरीके से इसमें दखल कर सकती है? केंद्र सरकार इस पिटीशन में अगर कोई उनके सामने ये मुद्दा रखा जाए या कोई प्रेरणा करता है, तो इसको संसद के पटल पर रख के और वहाँ विचार हो सकता है कि भाई क्या इस सजा की जो प्रावधान है, जो फांसी की सजा है, क्या इसका कोई और अल्टरनेट तरीका हो सकता है कि मृत्यु भी कारित हो जाए और जो 40 मिनट का समय फांसी में लगता है उससे कम समय लगे। तो केंद्र सरकार इस पे संसद में चर्चा कर सकती है। अच्छा, फांसी की प्रक्रिया को लेकर भी एक सवाल होगा। जब फांसी को लेकर जब वारंट जारी किया जाता है और जब फांसी दी जाती है, तो इन दोनों के बीच की प्रक्रिया में क्या कुछ प्रावधान है? इन दोनों की प्रक्रिया में यही है, जब वारंट हो जाते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट के पास जो वारंट पहुंचते हैं, फिर वो आगे उस न्यायालय के आदेश को लागू कराने के लिए क्या कहते हैं, नीचे जेलर के पास तमाम चिट्ठी और ये सब प्रावधान है, उनको लिखना, बताना और एक समय बताना कि भाई किस तरीके से वो फांसी होगी। उनको पूरा खाना मिलना चाहिए, वो उनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो उसको पूछने का प्रावधान भी हमारे यहाँ पे है, और नला धुला के और कपड़े पहना के, इस तरह की चीजें हैं। तो उस तरह के प्रावधान भी हैं कि आखिरी इच्छा एक बार पूछी जाती है जिसको भी फांसी की सजा होती है इसमें आकाश। तो याचिकाकर्ता ने जो याचिका में अपनी बातें रखी हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? पुनर्विचार के लिए आकाश जी, इसमें अगर वो रिव्यू पिटीशन या रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ही लंबा मुकदमा था ये, 2017 से पेंडिंग था और जनवरी में ये इस जजमेंट को रिजर्व किया और अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया। तो बहुत ही सोच विचार के बाद ये एक लंबे बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे एंगल्स पे सुनने के बाद याचिकाकर्ता को अपना निर्णय पास किया है। अब ये मामला जिस तरीके से 2017 से चलता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी करी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, तो क्या लगता है केंद्र सरकार अब इस पर दखल डालेगी? नहीं, इस तरह से केंद्र सरकार डायरेक्ट इस पर दखल नहीं डालती है। या तो कोर्ट ने उनको आदेशित किया होता या फिर किसी तरीके से। अब याचिकाकर्ता के पास ये रास्ता खुला है कि वो एक एप्लीकेशन के थ्रू या किसी तरीके से केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, या अपने किसी सांसद के पास ये जाए तो फिर वो संसद के पटल पे रखे। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे संसद के पटल पे चीजें रखी जाती हैं और वहां चर्चा का विषय बनता है। फिर ये तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश किया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करने के लिए भी याचिकाकर्ता के प्रेयर को मना कर दिया कि वो इसको लार्जर बेंच को रेफर नहीं करेंगे, तो वहां भी एक तरह से रास्ता बंद होता हुआ दिखाई देता है। तो उसके बाद रास्ते ज्यादा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार एक समिति बनाकर इस पर चर्चा कर सकती है, तो समिति का इसमें क्या किस तरह का काम होगा सर? समिति का बिल्कुल समिति बना के एक बार इस तरह से सरकार के सामने या ये चीजें रख सकती है कि और क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। उसमें पूरी मेडिकल की टीम रहेगी, क्रिमिनोलॉजी के लोग रहेंगे और सभी सीनियर्स रहेंगे उसमें, जो सजा के प्रावधानों पे एक समिति बनाए। कुछ रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार कोई समिति बनाए क्रिमिनोलॉजी के कानून के प्रावधानों को बदलने के लिए, तो बिल्कुल सरकार ऐसा कर सकती है और उस पर एक रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद फिर सरकार चाहे तो निर्णय ले सकती है। आकाश जी, चलिए प्रतीक जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तो देखा जाए तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है, एक याचिकाकर्ता ने 2017 से ये मामला चल रहा था, याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी कि जो फांसी की जो सज़ा है
वो काफ़ी दर्दनाक होता है, काफ़ी क्रूर होता है और उसे याचिकाकर्ता ने अमानवीय माना था और अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर सुनवाई की और इस सज़ा को संवैधानिक माना है और कम दर्दनाक वाले तरीकों की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को, जो याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी, उसे खारिज कर दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार वैकल्पिक तरीकों पर भी समिति बना सकती है और इस पर चर्चा कर सकती है। वकील ऋषि मल्होत्रा की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फांसी के जरिए मौत की सजा देने की व्यवस्था को बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर भविष्य में कोई ठोस सबूत सामने आते हैं तो इस तरीके की संवैधानिकता पर दोबारा विचार किया जा सकता है। यानी फिलहाल भारत में फांसी पर रोक नहीं लगी है, लेकिन मौत की सजा देने के तरीके को लेकर बहस पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। आने वाले समय में अगर कोई कम पीड़ादायक और वैज्ञानिक रूप से बेहतर विकल्प सामने आता है तो इस मुद्दे पर फिर से कानूनी और संवैधानिक चर्चा हो सकती है। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।